हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने विलेयता वाला टॉपिक पढ़ा था। विलेयता में हमने ठोसों के द्रव में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक और गैसों के द्रव में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। लास्ट में हमने हेनरी का नियम देखा था। हेनरी का नियम गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को बताता है, जहाँ पर हमने देखा कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब या वाष्प दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। आज हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द्रव विलयन एवं वाष्प दाब। द्रव विलयन कह दीजिए या द्रवीय विलयन कह दीजिए। द्रव विलयन का मतलब ऐसे विलयन जिनके अंदर विलायक क्या हो, द्रव हो, बाकी विलेय ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ द्रव विलयनों की चर्चा करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर ही हम द्रव विलयनों की चर्चा करते हैं, मतलब विलायक के रूप में हमेशा क्या लेते हैं, द्रव लेते हैं। उसमें विलेय के रूप में या तो गैस घुली हो सकती है, या ठोस घुला हो सकता है, या द्रव घुला हो सकता है। और दूसरा टॉपिक आता है वाष्प दाब, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है वाष्प दाब, देखते हैं। देखो, अगर आपने किसी खुले पात्र में कोई द्रव लिया है, शुद्ध विलायक, जैसे मान लो जल ले लिया, या आपने कोई विलायक ले लिया जो कि जल हो सकता है, इसमें कुछ और नहीं घुला हुआ है, केवल जल है, ठीक है। अब इस विलायक को खुला है ये, तो आप क्या देखेंगे कि द्रव के जो कण है, ये जल के जो कण है, सतह पर जो उपस्थित कण है, वो वातावरण से ऊर्जा लेकर क्या होने लगते हैं, वाष्पीकृत होने लगते हैं, यानी द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प में बदलने लगते हैं, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। द्रव के कणों का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। तो यदि पात्र खुला है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, और एट लास्ट ये पूरा जो विलायक आपका यानी जो द्रव है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर पात्र खुला ना लेकर के क्या लें, बंद लें, तो बंद पात्र में क्या होगा, वही द्रव के कण वाष्प में बदलेंगे, किंतु वाष्प के कणों को निकलने के लिए स्थान नहीं है, तो वो उसी में घूमते रहेंगे और ऐसे में उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो वो पात्र की दीवारों से द्रव की सतह से टकराने लगेंगे और पुनः अपनी ऊर्जा खो करके किस में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। तो वाष्प के कणों का पुनः द्रव में बदलना है ना, जो वाष्प में बदला था वो वाष्प के कण पुनः यदि द्रव में बदलने लग जाएं तो इसको कहते हैं हम संघनन। तो वाष्प के कणों का पुनः द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, और द्रव के कणों का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। ये 11वीं क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वाष्पन की दर और संघनन की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मतलब जितने कण द्रव के वाष्प में बदल रहे हैं उतने ही कण द्रव के वाष्प के पुनः द्रव में बदलने लगते हैं, अर्थात साम्यावस्था आ जाती है। तो वाष्पन की दर और संघनन की दर यदि बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिति आ जाती है। ना तो वाष्प के कणों की संख्या में वृद्धि होती है और ना ही द्रव की मात्रा में वृद्धि होती है, दोनों बैलेंस बने रहते हैं। अब साम्यावस्था पर हमें पढ़ना है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब को समझने के लिए साम्यावस्था को, वाष्पन को, संघनन को, इनको जानना जरूरी था। तो साम्यावस्था, निश्चित ताप पर देखो, ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है, तो आपको एक निश्चित ताप लेना है। निश्चित ताप पर साम्यावस्था होनी चाहिए, वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर होनी चाहिए। तो साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प के कणों के द्वारा लगाया गया जो दाब है, ये इस तरह से जो वाष्प के कण वापस द्रव की सतह से टकरा रहे हैं और द्रव की सतह से टकरा करके जो दाब उत्पन्न कर रहे हैं, इस दाब को ही क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। इस द्रव का, जैसे जल के कण जो है, जल के जो वाष्पशील कण है, वो पुनः द्रव के कण से टकराकर वापस जल की सतह से टकराकर उस पर जो दाब लगा रहे हैं, इस दाब को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो साम्यावस्था पर वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है। अब इस वाष्प दाब में क्या, यदि हम, ये तो अभी शुद्ध विलायक था, है ना, तो शुद्ध विलायक था, तो इसमें क्या था कि जो सतह पर जो कण थे, क्योंकि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक सतहीय प्रक्रिया है, सतह पर जो कण होते हैं वही वाष्पीकृत होते हैं, नीचे वाले कण वाष्पीकृत नहीं होते हैं। तो सतह पर जितने ज्यादा कण होंगे उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण होगा, और जितने ज्यादा वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण जितने ज्यादा बनेंगे, वाष्पीकरणों के द्वारा दाब भी उतना ही ज्यादा लगाएगा, यानी वाष्प दाब भी उतना ही अधिक आएगा। यदि हम विलयन लें, यहां तो शुद्ध विलायक था, प्योर एक ही घटक था, केवल जल था तो जल ही था, जल के साथ कुछ और नहीं था। अगर हम दो घटक ले लें, यानी विलायक के साथ कोई विलेय और मिला दे, जैसे कि विलयन की चर्चा कर रहे हैं, तो विलयन में हमने नमक प्लस जल ले लिया,
है ना। तो वही पात्र बंद पात्र है, ये ऐसे, इसमें पानी है और पानी के अंदर हमने क्या घोल दिया है, नमक घोल दिया है। पात्र वही है, पहले केवल शुद्ध जल था, अब जल के साथ नमक भी है, यानी विलयन है, पहले केवल विलायक था। तो जब विलायक था तो सतह पर केवल विलायक के कण थे, तो इस पात्र का क्षेत्रफल इतना है कि इसमें सतह पर विलायक के 100 कण आ सकते हैं, मतलब जल के 100 कण सतह पर उपस्थित है। तो अब अगर आप इसमें विलय घोल देंगे तो भी कण तो 100 ही आएंगे टोटल सतह पर, लेकिन जो सतह पर टोटल 100 कण आ रहे हैं वो 100 के 100 कण किसके नहीं है, जल के नहीं है, इसमें नमक के कण भी आ गए, यानी कि 95 कण तो इसमें सतह पर जल के हैं और 5 कण किसके हैं, नमक के हैं। और नमक हम एक जानते हैं कि सामान्य ताप पर वाष्पीकृत नहीं होता, यानी एक अवाष्पशील पदार्थ हम ये कह सकते हैं। तो 95 कण ही रह गए किसके, वाष्पशील पदार्थ के, जल के। 5 कण ऐसे आ गए जो वाष्पीकृत नहीं हो सकते। तो अब वाष्प में कौन कितने कण बदलेंगे एक साथ, 95 कण बदलेंगे। पहले कितने बदल रहे थे, 100 बदल रहे थे। तो जितने ज्यादा कण वाष्पीकृत होते हैं वाष्प दाब उतना ही ज्यादा आता है। तो 100 की जगह अगर 95 कण वाष्पीकृत होंगे यानी कम होंगे तो वाष्प दाब भी क्या आएगा, कम आएगा। तो जो विलयन बनता है, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में हमेशा क्या आता है, कम आता है, क्योंकि वाष्पीकृत होने वाले कणों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे लगने वाला वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ऐसे में विलयन का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब वो हमेशा कम होता है किससे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, है ना। और जो कमी हुई है वाष्प दाब में, आपने विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिला दिया और विलय मिलाने पर जो वाष्प दाब में कमी हुई उसको हम नाम देते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, तो शुद्ध विलायक, है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जिसको हम P नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं, नॉट मतलब प्योर फॉर्म में एक तरह से, माइनस विलयन का वाष्प दाब, जिसको आप P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गई, वाष्प दाब में कमी। अवनमन मतलब कितना डिक्रीज हुआ है वाष्प दाब, है ना, डेल्टा P बोल सकते हैं आप इसको। वाष्प दाब में अवनमन यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, यानी विलयन के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्पीकृत होने वाले कणों की संख्या में कमी आती है, जिससे द्रव की सतह पर लगने वाले वाष्प दाब में भी क्या होती है, कमी होती है। अब ये वाष्प दाब में जो कमी हो रही है, जो अवनमन हो रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, तो सीधी सी बात है, कमी डिपेंड कर रही है मिलाए गए विलय की मात्रा पर। अगर आपने नमक कम मिलाया है तो नमक के कण सतह पर कम आएंगे, जैसे मान लो अभी देखा हमने 5 कण आ रहे थे। अगर आप ज्यादा मात्रा में नमक मिलाएंगे तो सतह पर जो कण है नमक के, उनकी संख्या में वृद्धि होगी, यानी 5 की जगह 8 आएंगे, 10 आएंगे। तो 8 10 आएंगे तो कौन से कणों की संख्या में कमी होगी, फिर जल के कणों की संख्या में कमी होगी। पहले 95 आ रहे थे, अगर 10 कण नमक के आ गए तो अब 90 कण किसके आएंगे, जल के आएंगे। तो सतह पर उपस्थित जल के कणों की संख्या यानी वाष्पशील अवयव के कणों की संख्या में कमी आएगी, जिससे वाष्प दाब में भी क्या होगी, कमी होगी। यानी कि अगर आप विलयन की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, है ना, विलयन में विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं, यानी सांद्रता अगर बढ़ा रहे हैं, तो जो वाष्प दाब है मिश्रण का वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये कितनी कमी हो रही है, इस कमी को दर्शाने के लिए राउल्ट या हम कह सकते हैं राउले, हमारी बुक में जो नाम है उसका वो राउले है। तो राउले या राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसको हम बोलते हैं राउल्ट का नियम या राउले का नियम, जिसको हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा राउल्ट या राउले का नियम, जो वाष्प दाब में विलय मिलाने पर जो कमी हो रही है उसकी व्याख्या करता है, और वाष्प दाब विलयन में उपस्थित घटकों पर किस प्रकार से निर्भर कर रहा है उसकी भी व्याख्या करता है। तो राउल्ट या इसी का नाम है राउले का नियम। राउल्ट क्या कहता है कि विलयन के अंदर किसी अवयव का जो वाष्प दाब है, विलयन में एक से अधिक घटक उपस्थित होते हैं, हम जानते हैं विलयन एक से अधिक घटकों से मिलकर बना होता है। तो विलयन में जो वाष्प दाब आएगा, वाष्पीय कणों के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसका जो मान आएगा, वाष्प दाब जो P आएगा, वो उस घटक के जिसका वाष्प दाब हमें निकालना है उस घटक के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी किसी घटक द्वारा लगाया गया वाष्प दाब
विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये किसके जैसा है? ये हेनरी के नियम के जैसा है। हेनरी का नियम भी ठीक ऐसा ही था। हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता को हमने वहां पर एक्स में रिप्रेजेंट किया था मोल अंश के रूप में। तो विलेयता जो है वो उस द्रव की सतह पर गैस के द्वारा जो लगाया गया आंशिक दाब था उसके क्या थी? समानुपाती थी, है ना। और समानुपाती के चिन्ह को हटाया था हमने, तो क्या लगाया था? नियतांक, जिसका नाम था हेनरी स्थिरांक, के लगाया था। तो यहां पर भी ये नियम ठीक वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग स्थिति पर लागू होता है। ये विलयन के अंदर किसी घटक के वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉमन रूप में देखें, जो इसका कॉमन फॉर्म है, वैसे ये दो कंडीशन में लागू होता है, दो अलग अलग स्थितियां हैं इसकी, लेकिन अगर कॉमन देखें इसकी परिभाषा तो क्या हो जाएगी? विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के, उस विलयन के अंदर उस घटक के मोल अंश कितने हैं उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। तो पहली कंडीशन इसकी, राउल्ट के नियम की पहली कंडीशन क्या है कि आपने वाष्पशील विलय मिलाया है। जो दो घटक हैं विलय और विलायक, वो दोनों ही वाष्पशील है। विलायक तो वाष्पशील होगा ही होगा, जो आपने विलय मिलाया है वो भी क्या है? वाष्पशील। तो पहली कंडीशन किन विलयनों के लिए हो गई? वाष्पशील विलय युक्त विलयनों हेतु राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलय युक्त यानी कि विलायक तो वाष्पशील है ही, उसका तो वाष्पीकरण हो सकता है ही, साथ में विलय जो आपने मिलाया है विलयन बनाने के लिए वो भी वाष्पशील पदार्थ है। जैसे कि आपने नमक तो अवाष्पशील होता है, जल प्लस अल्कोहल ले लिया, दोनों ही वाष्पशील है। अल्कोहल का भी वाष्पीकरण हो जाता है और जल का भी। यहां पर जल तो है विलायक और अल्कोहल है विलेय, कम मात्रा में उपस्थित है अल्कोहल। तो अब राउल्ट का नियम वही सिंपल सा कि वाष्प दाब जो होगा क्या होगा? ए और बी घटक जो हैं, दो घटक है मिश्रण में, तो मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा वो क्या आएगा? अब जब दोनों ही घटक वाष्पशील हैं तो यानी कि जो वाष्प बनेगी उसमें ए के कण भी होंगे और बी के कण भी होंगे। ए के कण भी होंगे, बी के कण भी होंगे, तो जो वाष्प दाब लगेगा उसमें ए वाले का भी हिस्सा होगा और बी वाले का भी हिस्सा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ए वाले घटक का वाष्प दाब अगर हमें देखना है तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी अवयव का वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहां पर भी ऐसे लगा दो, क्या? निश्चित ताप पर साम्यावस्था में, साम्यावस्था शर्त है वाष्प दाब के लिए, साम्यावस्था में विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब या आंशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या? निश्चित ताप पर, ये इसकी लैंग्वेज है, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, जब एक से अधिक घटक होते हैं ना तो एक घटक के लिए हम आंशिक दाब शब्द यूज में लेते हैं, और अगर एक ही घटक है तो आप वाष्प दाब भी बोल सकते हैं, है ना भाई। हेनरी के नियम में हमने देखा था कि द्रव की सतह पर जो गैस दाब लगा रही है तो गैस कितनी घुलेगी, ये डिपेंड कर रहा है कि द्रव की सतह पर उस गैस के द्वारा कितना दाब लगाया जा रहा है। तो गैस अगर एक है तो गैस के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जा रहा है उसको हमने कह दिया था गैस का दाब या वाष्प दाब, क्योंकि गैस वाष्पशील है, वाष्पीकृत है, तो वाष्प दाब बोल दो, दाब बोल दो। ठीक है, और अगर एक से अधिक गैसों का मिश्रण है, जैसे वायु है, तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सभी है, तो एक से अधिक गैसें अगर होती है तो एक से अधिक गैस होने की स्थिति में एक गैस के लिए हम जो वाष्प दाब है उसको वाष्प दाब ना बोल करके उस गैस का आंशिक दाब बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा है तो एक का हिस्सा उसका अंश यानी कि आंशिक दाब। तो यहां पर दो घटक है तो एक घटक के लिए हम वाष्प दाब शब्द यूज में न लेकर के उसका हम आंशिक दाब शब्द यूज में लेंगे। तो क्या कहा? निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, जिसको आप P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आंशिक दाब उस घटक के, विलयन में उस घटक के मोल अंश बोल दो, मोल भिन्न बोल दो, के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात
P प्रोपोर्शनल टू X, ये है। अब माना विलयन में A व B दो वाष्पशील घटक उपस्थित हैं। है ना, एक तो विलायक ले लिया A, तो जल, और एक ले लिया विलय। तो दो घटक है, दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। तो A व B दो वाष्पशील घटक उपस्थित हैं जिनके आंशिक दाब क्रमशः PA व PB तथा मूल अंश XA व XB हों तो, भाई हमने ले लिया क्योंकि हमें आंशिक दाब और मूल अंश के बीच में संबंध बताता है ये, तो हमने दोनों घटक है उसमें से A वाले घटक का आंशिक दाब तो है PA और उसका मूल अंश है XA। उसी प्रकार B वाले घटक का आंशिक दाब हो गया PB और उसका मूल अंश हो गया XB। तो ऐसे में राउल्ट का नियम क्या होगा? तो राउल्ट के नियमानुसार हो तो राउल्ट के नियमानुसार क्या कहता है राउल्ट का नियम कि A घटक A का आंशिक दाब जो PA है वो क्या होगा? समानुपाती उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि समानुपाती के चिन्ह को अगर आप हटाएं तो किसका चिन्ह आ जाएगा? बराबर का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक नियतांक। समानुपाती के चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो नियतांक आता है। यहाँ पर हमने नियतांक को रिप्रेजेंट किया है PA0 से और XA ऐसे कैसे, ये समीकरण नंबर 1। अभी देखेंगे ये क्या होता है। उसी प्रकार घटक B का आंशिक दाब यानी PB प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? XB। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? नियतांक वापस से। यहां पर भी ठीक इसी की तरह PB0, यहां पर PA0 लगाए, यहां पर PB0। ये समीकरण नंबर 2 है ना। अब यहां PA0 व PB0 क्रमशः घटक A व B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्या समझे भाई? जो यहां नियतांक यूज में लिया था हेनरी के नियम में, तो यहां नियतांक था K, लेकिन यहां पर नियतांक हमने लिया है A वाले के लिए तो PA0 और B वाले के लिए PB0। तो क्या चीज है? ये बताया गया है कि A और B वाले घटक को अगर हम शुद्ध अवस्था में लें तो शुद्ध अवस्था में लेने पर निश्चित ताप पर उनके द्वारा जो वाष्प दाब लगाया जाएगा वो कितना होगा? उसी को हम क्या कहते हैं? PA0 और PB0। जैसे भाई विलयन के अंदर तो दो घटक हैं, तो दो घटकों के द्वारा जो वाष्प दाब लगाया है उसको तो PA और PB कहा ही है हमने। ये PA और PB विलयन के अंदर उनके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है। अगर आप A वाला मतलब केवल जल ही लें, यहां पर केवल जल है A वाला घटक, तो जो वाष्प बनेगी वो भी किसकी होगी? केवल एक ही होगी। तो जो दाब लगेगा वो भी किसके द्वारा लगेगा? द्रव की सतह पर केवल A वाले कणों के द्वारा लगेगा। यानी जो शुद्ध अवस्था में कोई अवयव लिया है आपने, तो उस शुद्ध अवयव की वजह से उसके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है निश्चित ताप पर, उसको आप क्या कह सकते हैं? शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब यानी PA0 कह सकते हैं, जिसका मान फिक्स होगा। भाई जल है तो जल का वाष्प दाब किसी निश्चित ताप पर फिक्स आएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो जो भी राशि फिक्स होती है, निश्चित होती है, वो क्या कहलाती है? नियतांक। ठीक है, उसी तरह अगर आप केवल अल्कोहल ले लेते, केवल B वाला घटक लेते, तो केवल B वाले घटक के द्वारा जो वाष्पीकरण होता तो वाष्प में केवल B के ही कण होते, और जो दाब लगता वो केवल B के कणों के द्वारा लगता। यानी कि जो वाष्प दाब कहलाता वो केवल B का होता, यानी वो कहलाता PB0, यानी B वाले घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जो कि हमेशा क्या आता? किसी निश्चित ताप पर निश्चित आता। इसीलिए हम इसको भी क्या लेते हैं? नियतांक लेते हैं। तो यहाँ पर PA0 व PB0 घटक A व B के शुद्ध अवस्था में जब उनको मिलाया नहीं गया है, जब वो प्योर फॉर्म में अकेले किसी पात्र में रखे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो दाब लगाया गया है उनको हमने यहाँ पर नियतांक के रूप में PA0 और PB0 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब आगे इसी में दो समीकरण आगे, तो कुल दाब क्या हो जाएगा? तो विलयन
का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब को हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कुल वाष्प दाब क्या आ जाएगा, तो दोनों PA प्लस PB के बराबर आ जाएगा। भाई डाल्टन का नियम देखा है हमने, डाल्टन का नियम क्या कहता है कि किसी मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों का जो कुल दाब है वो प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब के योग के क्या आता है, बराबर आता है। दो अवयव हैं A और B, दोनों के आंशिक दाब हैं PA और PB, तो मिश्रण का कुल दाब क्या हो जाएगा, P बराबर PA प्लस PB, कॉमन चीज है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख दें, तो P बराबर PA की वैल्यू क्या है, PA नॉट XA प्लस PB की वैल्यू क्या है, PB नॉट XB। ये समीकरण नंबर 3 आ गया, इंपॉर्टेंट है कि मिश्रण का कुल दाब, दो घटक जो A और B मिलाए गए हैं, दोनों के द्वारा वाष्पीकरण हो रहा है, दोनों की वाष्प बन रही है और दोनों की वाष्प के द्वारा मिश्रण उसमें द्रव की सतह पर दाब लगाया जा रहा है, विलयन की सतह पर, और जो कुल दाब आएगा, अगर आपको दोनों घटकों के मोल अंश या शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखे हैं तो आप इस तरह से कुल दाब का मान निकाल सकते हैं। मिश्रण में जो कुल दाब लग रहा है सतह पर वो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के बराबर होगा, और ये कहाँ से आए, PA और PB के योग से आए। और PA और PB का मान क्या होता है, PA का तो होता है PA नॉट XA और PB का होता है PB नॉट XB। बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है हमें, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हो गया, यहीं पर हो गया काम हमारा, यही थी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हो गया, और राउल्ट का नियम ये था, ये हो गया, और इन दोनों को जोड़ने से ये आ गया। अब क्या है, इसका पोस्टमार्टम करते रहो, आगे से आगे एक के बाद एक बढ़ते रहो, तो एक गणितीय गणना है तो चलती रहेगी। तो अब आगे अगर हम बढ़े इसमें तो क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी मिश्रण में जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों के मोल अंशों का योग हमेशा क्या होता है, एक इकाई होता है। मोल अंश वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग हमेशा इकाई होता है। तो दो घटक हैं A और B, घटक A के मोल अंश XA, घटक B के मोल अंश XB, तो इनके मोल अंशों का योग जो आएगा वो इकाई आएगा, यानी एक आएगा, ये हम जानते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, तो XA की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस XB। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें से एक चीज को एलिमिनेट कर दें, कम कर दें, XA और XB में से किसी एक को गायब कर दें, केवल एक ही रखें, तो वो रख सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ पर XA की वैल्यू 1 माइनस XB आ गई, तो आप XA की जगह 1 माइनस XB रख देंगे, तो P बराबर PA नॉट XA की जगह 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। बिल्कुल सिंपल, इसको गुणा कर लो चाहे अंदर, PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको PA नॉट ऐसे कैसे, इसमें से हम XB प्लस का XB कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, दोनों में से XB कॉमन ले लिया। अब यहां बच गया माइनस का PA नॉट और यहां क्या बच गया, PB नॉट, तो क्या कर देंगे, PB नॉट माइनस PA नॉट, ये लो साहब, क्या P बराबर, तो ये हमने इसको और आगे खोल दिया। तो ये एक के बाद एक आगे स्टेप बढ़ने से है, बाकी कोई जरूरी नहीं है भाई, डायरेक्ट आप इसको याद करें, डायरेक्ट आपने वो पहले वाला याद किया, P बराबर PA प्लस PB, और PA का मान PA नॉट XA, PB का मान PB नॉट XB, और दोनों को जोड़ दिया, तो P बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, वहां तक याद कर लिया। अब इसके बाद चाहे आप इसको खोलते रहेंगे तो हमारे पास लास्ट में ये आ जाएगा कि P बराबर है PA नॉट प्लस XB और PB नॉट माइनस PA नॉट। यहां पर हम जरूरी नहीं है XB को, यहां पर आप XA को भी रख सकते थे। मोस्टली हम विलय को लेके चलते हैं, क्योंकि विलय की मात्रा ही आप अक्सर बदलते हैं, इसलिए विलय के ऊपर डिपेंडेंसी को देखना होता है कि विलय के ऊपर कुल दाब किस प्रकार से निर्भर कर रहा है। बाकी आप XA भी रख सकते थे। XA कैसे रखते, XB बराबर हम यहां पर 1 माइनस XA रखते, तो 1 माइनस XA रखते तो यहां पर XB की जगह 1 माइनस XA आ जाता, तो ये समीकरण थोड़ा सा बदल जाता। यहां पर तो क्या आ जाता, PB नॉट प्लस यहाँ पर क्या आ जाता XA, और यहाँ पर PA नॉट माइनस PB नॉट आ जाता, कोई बात नहीं है ना। तो इस समीकरण से ये एक सरल रेखा का समीकरण है, y बराबर ये mx हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। तो सरल रेखा का समीकरण है जो हमें ये बता रहा है कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, या तो XA ले लो या XB ले लो,
किसी एक घटक के मोल अंश का रेखीय फलन होता है। ये लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये कोई ऐसी काम की नहीं है कि विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के या तो XA के या XB के मोल अंश के क्या होता है, मोल अंश का रेखीय फलन होता है। और इससे एक बहुत ही सुंदर आरेख हमें बनाना भी है। ठीक है, अब हम लेंगे एक इंपॉर्टेंट आरेख है विलयन का जो वाष्प दाब है उसके बीच और मोल अंशों के बीच, जो राउल्ट ने बताया। क्या कि हमने अभी अभी देखा कि PA जो है समानुपाती है XA के, उसी प्रकार PB जो है वो समानुपाती है XB के, और समानुपाती के चिन्ह को हटाया था तो नियतांक हमने लगा दिया था। तो इनके लिए अगर अलग अलग आरेख बना के देखें तो कैसे होगा, देखो इस अक्ष पर हमने ले लिया वाष्प दाब A वाले घटक का PA और यहाँ पर ले लिया उसके मोल अंश XA। तो समानुपाती का आरेख कैसे आता है आप सभी परिचित हैं, इस तरह प्रकार सरल रेखा आता है। उसी प्रकार इसका ले लिया तो यहाँ पर PB और यहाँ पर XB, तो इसका भी सरल रेखा आएगा इस प्रकार से। तो दोनों का आरेख सरल रेखा आ गया। अब चूंकि विलयन में क्या लेते हैं, कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब क्या होता है, PA और PB के योग के बराबर। तो विलयन के लिए कुल वाष्प दाब का मान अगर हमें आरेख निकालना है मोल अंश के सापेक्ष, तो मोल अंश के सापेक्ष कुल वाष्प दाब का आरेख कैसा बनेगा, तो उसको बनाएंगे हम। तो देखिए इन दोनों आरेखों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, एक साथ जोड़ देना है। तो देखो कैसे, स्पेशल है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरह से हमने ऐसे बनाया, एक अक्ष पर तो हमने ले लिया PA है ना, और एक दूसरे अक्ष पर ले लिया PB, यानी वाष्प दाब ले लिया हमने इस अक्ष पर। ठीक है, और यहां पर हमें लेना है मोल अंश, ऐसे लिख दो, इधर लिखना है वाष्प दाब, इधर लेना है मोल अंश। अब शुरू में XA की वैल्यू हमने ले ली, मैक्सिमम ले ली 1। जब XA की वैल्यू किसी बिंदु पर 1 होगी तो XB की वैल्यू उस बिंदु पर क्या हो जाएगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं XA प्लस XB 1 होता है, यानी मोल अंशों का योग 1 होता है। तो जब XA की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है XB क्या होगा, 0 होगा। और यदि XB की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो XA क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी दोनों घटक एक साथ, मतलब एक की वैल्यू 1 है तो दूसरा घटक नगण्य होगा, डेफिनेट ये होगा ही है ना, पक्का है। तो अगर केवल A वाला घटक उपस्थित है, B वाला नहीं है, A वाला घटक उपस्थित है, इसका मतलब वो शुद्ध अवस्था में है, क्योंकि दूसरा घटक है ही नहीं उसके साथ, तो जो भी है वो खुद ही है अकेला। तो शुद्ध अवस्था में अगर कोई घटक उपस्थित होता है तो उसका वाष्प दाब कहलाता है P0, है ना। तो A वाला घटक शुद्ध अवस्था में है तो उसका वाष्प दाब अधिकतम होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, PA0। तो यहां पर मान लीजिए इसकी अधिकतम वैल्यू यहां पर आती है ना, और इस वैल्यू को हमने क्या लिख दिया है, PA0, ये लीजिए। ठीक है, अब इधर जाने पर XA की वैल्यू घट रही है और यहां तक आते आते XA क्या हो गया, 0 हो गया। अगर यहां XA 0 हो गया, इसका मतलब XB क्या होगा, फिर यहां पर अधिकतम होगा, 1 होगा। तो इस इधर जाने पर तो हमने XA को XB को बढ़ाया है, यहां पर 0 था, बढ़ते बढ़ते यहां 1 हो गया। और इधर जा रहे हैं तो हमने XA को बढ़ाया है, यहां पर 0 था, यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया। जब XA 0 होगा तो PA की वैल्यू न्यूनतम रहेगी, यानी 0 रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं PA इज प्रोपोर्शनल टू XA। तो अगर XA 0 है तो PA भी 0 हो जाएगा। XA की वैल्यू इधर जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। XA यहाँ पर 0 है और इधर जाने पर क्या हो गया, XA 1 हो गया, अधिकतम हो गया ना। तो इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है। तो हम जानते हैं PA0, PA समानुपाती XA और PB समानुपाती क्या होता है, XB। तो XA अगर बढ़ेगा तो PA बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस अक्ष पर देखो, ये इस तरह से ऐसा आरेख प्राप्त होगा, यानी कि XA की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ PA की वैल्यू बढ़ती गई इधर आने पर धीरे धीरे, और यहाँ पर आकर के अधिकतम हो गई। यानी कि XA का मान 1 है, इसका मतलब केवल A वाला घटक ही है, B वाला है ही नहीं। तो A वाला घटक है तो उसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा, PA0, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब PA0, यानी कि A वाले घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जब B वाला घटक है ही नहीं। सही भी है, XA बराबर 1 है, इसका मतलब B वाला घटक है ही नहीं। ठीक है, उसी प्रकार XB यहाँ पर 0 है, XB यहाँ पर क्या है, 1, यानी कि इधर से इधर जाने पर XB की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर PB का मान 0 होगा। अब इधर जाने पर बढ़ रहा है, इधर जाने पर बढ़ रहा है, और बढ़ते 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 ये लो सब, तो यहाँ पर अधिकतम हो गया। तो अधिकतम वैल्यू क्या हो गई है, PB0।
भाई हम जानते हैं शुद्ध अवस्था में केवल बी घटक हो, बी वाला घटक केवल बी वाला घटक ही है, ए वाला नहीं है, तो वो शुद्ध अवस्था में होगा। शुद्ध अवस्था में कोई भी घटक होता है तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, पीबी नॉट। तो यहाँ पर बी वाले घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीबी नॉट और ए वाले घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीए नॉट, जो कि अधिकतम वैल्यू है इन दोनों की। अब ये पीए के लिए और ये पीबी के लिए, मतलब ए और बी दोनों घटकों के लिए क्या आ गए आरेख। ये वाला आरेख तो है ए के लिए, ये वाला आरेख है बी के लिए, और दोनों को एक साथ रख रखा है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या निकल के आएगा, कैसा आरेख आएगा, ये वाला, इस तरह से। इन दोनों को मिला दो, ये बराबर नहीं होते हैं, एक थोड़ा ऊपर होगा और एक थोड़ा नीचे होगा। ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि दोनों घटक जो हैं ए और बी, दोनों की वाष्पशीलता समान नहीं है। कोई भी एक घटक अधिक वाष्पशील होगा, जैसे जल और अल्कोहल में से अल्कोहल अधिक वाष्पशील है, जल कम वाष्पशील है, तो अल्कोहल का आरेख थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर आएगा, और जल का थोड़ा नीचे आएगा। तो ये भी थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, और इस तरह से इनको मिला देते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कुल दाब को। तो पी कुल क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी। पीए की वैल्यू क्या है, ये आरेख, ये पीए का है तो पीए बराबर पीए नॉट एक्स ए, और ये पीबी का है तो पीबी बराबर पीबी नॉट एक्स बी। तो इस आरेख को आप रट लेंगे, ये बी के लिए और ये ए के लिए, दोनों को एक साथ रख रखा है, और इन दोनों आरेखों के पीक पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो जो लाइन आती है वो हमें कुल दाब को बताती है। ठीक है, तो ये हमारा राउल्ट के नियम की पहली स्थिति थी, जब दो वाष्पशील विलेय को मिलाकर आपने विलयन बनाया है। तो दोनों ही वाष्पशील विलेय हैं, तो जो वाष्प बनेगी उसमें दोनों के ही घटक उपस्थित होंगे, तो जो कुल दाब आएगा उसमें दोनों के ही आंशिक दाबों का हिस्सा होगा, यानी पीए का भी होगा और पीबी का भी होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, जब हम विलयन के अंदर अवाष्पशील विलेय मिलाएं, यानी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों का वाष्प दाब। तो अगली कंडीशन है सेकेंड कंडीशन, है ना राउल्ट के नियम की, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों का वाष्प दाब। ए और बी जो दो घटक हैं, उसमें से हमने विलायक तो लिया है ए, तो विलायक वाष्पशील है ना भाई। जो द्रव है जिसके अंदर आपको घोलना है वो तो वाष्पशील ही होगा, और उसमें जो विलेय अब की बार हमने मिलाया है वो अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील विलेय लिया है जिसको हमने बी माना है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने ये तो ले लिया जल, और जल में क्या घोला है आपने, नमक। ठीक है, तो नमक वाष्पीकृत नहीं होता सामान्य ताप पर, तो केवल जो वाष्प बनेगी वो केवल किसकी होगी, ए वाले घटक की होगी, बी वाला घटक वाष्पीकृत होगा ही नहीं। तो बी वाला घटक वाष्पीकृत नहीं होगा तो जो वाष्प दाब आएगा उसमें बी का कोई रोल नहीं होगा, यानी वाष्प दाब केवल किसकी वजह से लगेगा, ए वाले घटक की वजह से लगेगा, है ना। तो राउल्ट का नियम सिंपली हम लगा देंगे। तो राउल्ट का नियम तो यही कहता है किसी अवयव का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो ए वाले अवयव का वाष्प दाब क्या होगा, उस ए वाले घटक के मूल अंश के समानुपाती होगा, और बी वाले घटक का वाष्प दाब बी वाले मूल अंश के समानुपाती होगा। लेकिन बी का तो वाष्प दाब है ही नहीं, क्योंकि पीबी बराबर तो क्या है, 0, क्योंकि बी वाष्पशील पदार्थ नहीं है तो उसका वाष्प दाब भी नहीं आएगा। और कुल दाब क्या होता है, पीए प्लस पीबी। तो पी कुल जो है, या पी रहने दो, पी कुल को हमने पी से रिप्रेजेंट किया है, वो पी ए प्लस पीबी के बराबर आएगा, लेकिन पीबी तो 0 है, इसका मतलब पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए, यानी जो कुल दाब होगा वो केवल ए वाले घटक की वजह से होगा, और ए वाले घटक का वाष्प दाब क्या आएगा, तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाती है, पी ए नॉट एक्स ए। भाई इसको आप खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बराबर उस वहीं की तरह पहले वाले जो कंडीशन पड़ी थी उसी की तरह पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए नॉट एक्स ए। तो यहाँ पर पी की जगह क्या रख दिया हमने, पी ए नॉट एक्स ए। अब चूंकि हम जानते हैं जो वाष्प दाब में कमी हो रही है विलेय मिलाने पर, है ना, तो किसकी वजह से हो रही है, विलेय की वजह से हो रही है। तो यहां पर हमें मोल अंश जो है वो ए का आ रहा है, यानी विलायक का आ रहा है। तो हमें विलायक का मोल अंश नहीं लेना है, विलेय का लेना है। क्यों, क्योंकि वाष्प दाब में जो अवनमन हो रहा है, वाष्प दाब में जो कमी हो रही है अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, वो विलायक की वजह से नहीं अपितु विलेय की वजह से हो रही है। तो विलायक के मूल अंशों से काम नहीं है, हमें विलेय के मूल अंशों से काम है, इसलिए हम इसकी जगह पर विलेय के मूल अंश रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, हम जानते हैं चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1, है ना। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, वही पहले वाली कंडीशन। तो पी बराबर पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, ये आ जाएगा।
अब इसको और आगे कर लेंगे हम। P बराबर पी ए नॉट को गुणा कर दो अंदर, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ये आ गया। समीकरणों के नंबर डाल सकते हैं आगे से आगे। अब इसमें क्या कॉमन है, कॉमन क्या करना है, हमें कॉमन नहीं लेना है, हम पी ए नॉट को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, या फिर एक्स, इसको इधर रहने दो, इसको इधर ले आए तो देखो ये पी ए नॉट एक्स बी तो ऐसे कैसे है, ठीक है, और हम इसको इधर ले आए हैं तो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रहने दिया, और या तो हम ये कह दें कि इसको इधर ले आए और इसको इधर रहने दिए, तो ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये पी ए नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक की तुलना में क्या आता है, कम आता है, क्योंकि अवाष्पशील विलय मिला दिया तो वाष्पीकृत होने वाले कणों की संख्या में कमी आ गई। तो विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। पी ए नॉट माइनस पी बराबर क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, है ना, या इसको हम डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो, हम केवल एक्स बी को ही इधर रखें और इसको यहाँ ले आए, पी ए नॉट को नीचे ले आए, तो ये कंडीशन बन गई, एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी अपॉन में पी ए नॉट। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये तो है वाष्प दाब में अवनमन, और ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब में जो कमी हो रही है उसको अगर शुद्ध विलायक से तुलना करें तो इसको हम नाम देते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव डिक्रीज, मतलब शुद्ध विलायक की तुलना में कितना कम हुआ है। भाई शुद्ध विलायक से तो कम हो गया विलयन का वाष्प दाब, जिसको हमने यहां निकाल लिया, इसको क्या कहा हमने, वाष्प दाब का अवनमन। शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कितना कम हुआ, इसको हमने वाष्प दाब का अवनमन कहा। और जो कमी हुई है अगर उसको शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से तुलना करें तो इसको एक नाम देते हैं हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके समानुपाती है, किसके बराबर है, विलय के मूलंश एक्स बी के बराबर है। यानी विलय का मूलंश जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब में उतना ही ज्यादा आपेक्षिक अवनमन होगा। आपेक्षिक मतलब शुद्ध विलायक की तुलना में उतना ही ज्यादा कम प्राप्त होगा हमें विलयन का वाष्प दाब। तो ये राउल्ट के नियम की क्या थी, सेकंड कंडीशन, जिसमें हमने अवाष्पशील विलय मिलाने पर देखा कि किस प्रकार विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, और वो जो कमी हो रही है वो किस प्रकार से विलय की मात्रा पर निर्भर कर रही है, यानी उसके मूल अंशों पर निर्भर कर रही है। और इसी के साथ हमारा राउल्ट का नियम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन अगली क्लास के लिए।